एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे। तो रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे, तो यह थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सम्राट, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, यह है मोहम्मद शाह, ठीक है। नादिर शाह ने अटैक किया था किस पर, तो मोहम्मद शाह पर, और यहाँ से जो मयूर सिंहासन है उसको 1739 में लेकर भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी। तो इन चार ऑप्शन में से बताओ 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली टेलीग्राफ लाइन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। पहली टेलीग्राफ लाइन तो किसके बीच चलाई गई थी, किसके बीच शुरू की गई थी। ये की गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो बिना देखे समझे मुंबई और थाने मार देंगे, लेकिन मुंबई और थाने के बीच में क्या चला था, ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे टेलीग्राफ का बात किया जा रहा है, इसको भी 1853 में ही शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब, तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, यह था वाजिद अली खां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था। हैदराबाद के निजाम का राजवंश का नाम क्या था, यह था आसफ शाही वंश, ठीक है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम था आसफ शाही वंश। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित थे। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख, जल्दी बताओ किससे संबंधित थे। तो ये संबंधित थे परांतक वंश से, ठीक है। किससे संबंधित है उत्तर मेरूर शिलालेख, ये परांतक वंश से संबंधित है। अच्छा देखो, यहाँ तो प्रांतक 1 आपने देख लिया, ठीक है। अब प्रांतक 2 भी है। अब आप सभी कंफ्यूज होते रहोगे कि प्रांतक 1 प्रांतक 2 ये सब किस वंश के राजा हैं। तो किसी को पता है ये किस वंश के राजा हैं। तो ये दोनों चोल वंश के राजा हैं। किसके, चोल वंश के राजा, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर वंश आपसे पूछा जाए उत्तर मेरूर शिलालेख किस वंश से संबंधित है, तो चोल वंश से संबंधित है, और किस राजा से, तो परांतक वंश से, ठीक है। उत्तर मेरूर अभी भी एक जगह है, वह कहाँ है ये पूछा जाए तो यह है तमिलनाडु में, ठीक है। और चोल लोग उधर ही शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया, ठीक है। भारत से निर्वासित किया गया था हुमायूं, और यहाँ पे हुमायूं का शासन चल रहा था इससे पहले, इस लड़ाई से पहले तक। तो वो अंतिम लड़ाई कौन सा है, वो अंतिम लड़ाई है बिलग्राम की लड़ाई, ठीक है। बिलग्राम की लड़ाई ये 1540 ईस्वी में हुआ, और इसके बाद हुमायूं को विवश होकर भारत छोड़ना पड़ा, यानी अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर 1555 में, कल भी मैंने बताया था, 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, और इसी सरहिंद के युद्ध के बाद पुनः जो हुमायूं है उसने अपना राजकाल चालू किया। बहुत छोटा सा पार्ट इसने जीता था। फिर 1556 ईस्वी में आप सभी को पता है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, और वहाँ से फिर मुगल वंश का प्रारंभ हुआ दोबारा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। गुरु नानक का जन्म स्थान, तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है, यह है तलवंडी। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी, जल्दी बताओ। पुरंदर की संधि तो कब की गई थी, ये की गई थी 1665 में राजा जय सिंह के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से आपको सीखना है, आप जवाब दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, बस यहाँ से आपको सीख के जाना है। अगर पुरंदर की संधि पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1665, और किसके साथ पूछा जाए तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इतिहास से आपका, कौन सा वो प्रदेश था जो यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था। तो कौन सा प्रदेश है वो, जल्दी बताओ। देखो यहाँ से अगर नमक आप भूल भी जाओ तो आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर रहेगा, वो है अफीम।
और अफीम के लिए फेमस था बिहार। ठीक है, नमक से आप लोग गुजरात भी सोच सकते हो, लेकिन अगर दोनों का हम लोग बात करें तो नमक और अफीम बिहार से उच्च क्वालिटी का अवेलेबल होता था यूरोपियों को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद किया। इस पार्सियन अनुवाद को क्या कहा गया? सारा डिटेल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपसे एक नाम पूछा गया, जल्दी बताओ क्या कहा गया? इसको कहा गया रज्मनामा। आप सभी जानते हो, लेकिन आपको याद रखना है किसके शासनकाल में रज्मनामा लिखा गया? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, और यह क्या है रज्मनामा? तो यह महाभारत का संस्कृत से पार्सियन में अनुवाद है। ठीक है, अच्छा किसने इसको अनुवाद किया? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? कोई मुझे बता सकते हो? कमेंट में मुझे बताओ कि रज्मनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। देखो इसमें कन्फ्यूज़न भी है। ठीक है, इस कारण से बहुत जगह इसमें आपको बदायूनी मिलेगा, बहुत जगह आपको अबुल फजल मिलेगा। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली में जहां आपका ऑप्शन जो रहेगा आप उस हिसाब से मार सकते हो। ठीक है, बदायूनी ने रामायण का भी अनुवाद किया था, और ऐसा माना जाता है कि महाभारत का भी उन्होंने अनुवाद किया था, लेकिन किसी एक इंसान ने महाभारत का अनुवाद नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें से अबुल फजल अगर आपके ऑप्शन में रहे तो अबुल फजल मारना, बदायूनी रहे तो बदायूनी मारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम जल्दी बताओ। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये था मेहरुनिस्सा। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रूपांतरित हो गया मेटामॉर्फिक रॉक। कहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति? जल्दी बताओ। तो अग्नेय या तलछटी चट्टान, या अग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान। ठीक है, इन दोनों से रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो इनमें से कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? जल्दी बताओ कौन सी चट्टान है वो? मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट और स्लेट। इसमें से कोयला जो है वह जैविक चट्टान है। ठीक है, देखो अवसादी चट्टान जो भी है उनको जैविक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि वो जैविक चीज़ों के गलने सड़ने से बनता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? ये तड़ित झंझा क्या हुआ? बिजली तड़कते हुए देखते हो ना, ये बिजली। तो ठीक है, वही बोला जा रहा है बिजली, थंडरिंग जहाँ पे एक ही समय पे होता है, ऐसी जगहों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ क्या कहते हैं? ये कहते हैं आइसोब्रॉन्ड। क्या कहते हैं? आइसोब्रॉन्ड। थंडर स्टॉर्म जहाँ पे होता है, ठीक है, उन सारे जगहों पर एक साथ अगर होता है तो उनको मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोब्रॉन्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है? आइसोबाथ रेखाओं का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? गहराई। मैंने इसको याद रखने के लिए ट्रिक बताया था। बात आप लोग कहाँ करते हो? गहरे चीज़ों में। ठीक है, तो गहराई मापने के लिए, समुद्र वगैरह की गहराई मापने के लिए हम लोग आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग करते हैं। यानी जो वो रेखा जो समुद्र के अंदर जो दाब है, ठीक है, वह दाब नहीं, गहराई है, वह इक्वल दर्शाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको आइसोबाथ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विली विली से क्या तात्पर्य है? विली विली से क्या तात्पर्य है? जल्दी बताओ। विली विली आपने पढ़ा होगा, एक तरह की हवा है। ठीक है, कहाँ की हवा है? ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवा है। ठीक है, क्या है नाम इसका? विली विली। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? रिएक्टर स्केल से किसका मापन किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, यह है भूकंप का। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीयों का संबंध डैश समूह से है? अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? जल्दी बताओ। यह है कॉकेसॉइड का। किससे संबंध है इसका? कॉकेसॉइड। अधिकतर भारतीयों का संबंध कॉकेसॉइड। ये एक तरह का पौराणिक या बोल सकते हो कि प्राचीन जनजाति है। ठीक है, तो अधिकतर भारतीयों का संबंध कॉकेसॉइड से ही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता था? अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था अमेरिंद के नाम से। किस नाम से? अमेरिंद के नाम से। अगला क्वेश्चन है, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है?
चावल इन चारों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो यह है मानसूनी क्षेत्रों का, इसलिए हमारे यहाँ पे सर्वाधिक जो उत्पादित चीज है वो है चावल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों जैसे नींबू के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, रसदार फल और लगभग खट्टे फल के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? यह है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो जो भी चार ऑप्शन में है इसमें से बताओ नीति निर्देशक तत्व में कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है नीति निर्देशक तत्व में? यह है आपका सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है और ये सारी चीजें जो है यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। नीति निर्देशक तत्व से आपको याद रहना चाहिए ये किस भाग में है? यह है भाग 4 में, मैं बार बार बताता हूँ भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें आता है। ठीक है, इसमें वो सारी चीजें हैं जिसके तहत एक कल्याणकारी राज्य का गठन हो सकता है, इसमें ये बातें कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो संचित निधि पर कौन सा एक ऐसा यहाँ का एक्सपेंस है जो नहीं आता है? वो कौन सा है? जल्दी से ऑप्शन पढ़ो। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाएगा, बल्कि इसमें ये लिखा गया है कि राज्यसभा के अध्यक्ष को वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा और उस हिसाब से इसमें संचित निधि में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक ऐसा प्रस्ताव जिसको मंत्री परिषद रख सकती है। तो वो कौन सा प्रस्ताव है? वो है आपका विश्वास प्रस्ताव। रेस्ट जो 3 प्रस्ताव आपको दिख रहा है, अविश्वास प्रस्ताव, अभर्सना प्रस्ताव यानी सेंसर मोशन और स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन, ये सब कौन रख सकता है? ये सब देखो मंत्री परिषद के खिलाफ। मंत्री परिषद कौन हुआ? जो शासन कर रहा है। ठीक है, यानी कैबिनेट जो अभी सत्ता में है, तो ये अपने ही खिलाफ ये सारी चीजें क्यों रखेगी? ठीक है, ये तो अपने मत में कोई भी चीज ऐसा होगा जो अपने मत में रखेगी, तो वो है आपका विश्वास प्रस्ताव और ये सब जनरली विपक्ष के द्वारा रखा जाता है संसद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो आपका सही आंसर है कभी नहीं। वित्तीय आपातकाल इसकी घोषणा 360 अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, लेकिन भारत में अभी तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? किस चीज के सहमति से, किसके सहमति से, कैसी सहमति इसमें चाहिए? बताओ, जल्दी से ऑप्शन पढ़ो और आंसर करो। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा इसमें से इसको किसी का भी सहमति नहीं चाहिए। देखो, अगर अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संधि का बात किया जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, भारत की जो संसद है वह किसी भी क्षेत्र में कोई भी कानून बना सकती है और उसके लिए किसी भी राज्य से पूछने की या सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन उनको हटा कैसे सकते हैं? उनको संसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल ना कि राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो याद रखना है कि किसी भी सदन में, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या स्टेट का कोई सदन हो, अगर वहाँ का किसी भी पार्टी को विपक्ष का पार्टी यानी विपक्षी पार्टी घोषित करना है तो उसको सिंगली, ठीक है, उसके अलायंस को नहीं, उसको सिंगली कम से कम कितना वोट चाहिए? तो उसको सिंगली कम से कम 10% वोट चाहिए। ठीक है, सॉरी वोट नहीं, 10% सीट्स चाहिए। ठीक है, कम से कम वहाँ के जितने भी टोटल सीट्स हैं उसमें से 10% सीट्स चाहिए। जैसे हम लोकसभा का बात कर रहे हैं तो लोकसभा में टोटल 550 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी 545 है। ठीक है, तो कम से कम
54.5 यानी 55 सीट्स उसको चाहिए ही चाहिए हर हालत में, तभी वह पार्टी जो है वह विपक्षी पार्टी कहलाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, जल्दी बताओ कितने दिनों के भीतर। तो यह है 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। किसी भी क्षेत्र को, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है। यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारियों के रूप में कौन जाना जाता है। विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ के महान्यायवादी को जानते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, जो अनुच्छेद 76 के तहत बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, जल्दी बताओ। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है, ये करता है संघीय संसद। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला है। आप सभी को पता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। अब आपको ये बताना है कि किस चीज के तहत मिला हुआ है, कैसा अधिकार मिला हुआ है। तो कैसा अधिकार मिला हुआ है, ये मिला हुआ है कैसा अधिकार, मूल अधिकार के तौर पर, ठीक है। 86 संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकार में जोड़ा गया है, जो 21 अनुच्छेद 21 में इसको ऐड किया गया है, 21A में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहा जाता है। यानी अगर इनकम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, यानी इनकम अगर हाई लेवल पे पहुंच गया है तो इसके तहत आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आरोही कर या प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। जिस तरह से आय आपका बढ़ा, आय आपका हाई हुआ तो टैक्स भी बढ़ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नया पूंजी निर्गम रखा जाता है। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है, किस में रखा जाता है, तो इसको रखा जाता है प्राथमिक बाजार में। अगला क्वेश्चन है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। निकास नहीं, निकाय, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का जो अनुमोदन किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था। आसान सा क्वेश्चन है, यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, मूल लागत किसके बराबर होती है। मूल लागत किसके बराबर होती है। तो मूल लागत परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है, ठीक है। जितना भी परिवर्ती लागत है उसमें अगर हम लोग प्रशासनिक लागत भी जोड़ दें तो इसका हो जाता है टोटल मूल लागत। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सी एक ऐसी सर्विस है जो केंद्रीय सर्विस यानी सेंट्रल सर्विस नहीं है। वह है आपका भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है। देखो, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा और भारतीय राजस्व सेवा, ये सभी केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आता है, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा या राज्य सेवा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से आपका, ठीक है। बैंक निक्षेप यानी डिपॉजिट हुआ, ठीक है। एक ऐसा बैंक डिपॉजिट जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, पैसा जमा करते हो, ठीक है। एक ऐसा डिपॉजिट जिसको आप बिना नोटिस के, बिना प्रेयर नोटिस के निकाल सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मांग निक्षेप, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डीडी, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। इसको डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, एक ऐसा डिपॉजिट जिसको बिना नोटिस के हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो खर्च कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ, उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं निगमन लागत, ठीक है। एक ऐसा खर्च जिसको आपने कर दिया और उसको वसूला नहीं जा सकता है। बैंक में आप जानते हो कुछ ऐसे एसेट्स हो जाते हैं जो कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत बार यहाँ पे पी से प्रॉफिट लोग मार देते हैं, ठीक है, नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स। ये नॉन प्रॉफिटिंग एसेट्स नहीं है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। यानी ऐसे लोन्स बैंक दे देते हैं किसी को जो कभी भी वापस आ ही नहीं सकता है, यानी वो फर्म बोल सकते हो आप
वो दिवालिया घोषित हो चुका है और पैसा वो कभी नहीं चुका सकता है। तो उसी तरह का चीज़ है यहाँ पे, जो खर्च कर दिया गया हो और वह कभी वसूला ना जा सके उसको हम लोग निगमन लागत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको हम लोग कहते हैं पाटना या डंपिंग। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियम किससे प्रस्तुत किया जाता है? सॉरी, किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? जे.बी. से ने। किसने किया था? जे.बी. से ने बाजार नियम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? किसका मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। ठीक है, गांधी जी खादी को आर्थिक संपन्नता या स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण इनमें से कौन सा है? जल्दी बताओ, ऑप्शन पढ़ो और आंसर दो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, आप सभी जानते हो प्राइमरी सेकेंडरी, इसको हम लोग प्राथमिक उत्पाद के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर देते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपका जनरली वो सभी आते हैं जो रॉ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंडरी में हम लोग किसको रखते हैं? जो इन सारे चीज़ों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पहले भी एक्सप्लेन इसको किया हुआ है। ठीक है, क्या होता है इसका प्रमुख लक्ष्य? इसका प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन होता क्या है? अवमूल्यन होता क्या है? तो ये देखो होता क्या है कि अपने करेंसी का वैल्यू फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में कम कर लेना। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि अभी $1 का वैल्यू कितना है? 70 रुपये। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग 70 रुपये मानते हैं, 71, 72 यही चल रहा है अभी। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग 70 मान के चलते हैं। तो $1 आप ये समझ लो, जिस तरह से हमारा ₹1 है उसी तरह से अमेरिका में $1 है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग ₹1 में सामान खरीदते हैं वो लोग वहाँ पे $1 में खरीदते हैं, सिंपल है। लेकिन उसका $1 हमारे 70 रुपया के बराबर है। तो समझो हमारा वैल्यू उससे कितना छोटा है। ठीक है, हमारा करेंसी उससे कितना छोटा है और कितना गिरा हुआ है। अब मान लो हम लोग फिर से और इसका अवमूल्यन करते हैं। मान लो $1 के बदले में 70 के बदले 100 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा वैल्यू, हमारे करेंसी का वैल्यू और गिर गया। अब इससे निर्यात को बढ़ावा किस तरह से मिलता है? मान लो यहाँ पे कोई सामान 70 रुपया में मिल रहा था। ठीक है, कोई एक किसान है जो 70 रुपया में यहाँ पे बेच रहा था 1 kg। अब अगर ये जान जाए कि अमेरिका में भी हम लोग अगर यही 1 kg बेचें तो अब हमको 100 रुपया मिलेगा। तो ये लोग क्या करेगा? बोलेगा भाई यहाँ पे तो 70 ही मिल रहा है लेकिन अमेरिका में बेचेंगे तो 100 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे छोड़ दो, यानी अपने देश में छोड़ दो और इसको कर दो निर्यात, यानी एक्सपोर्ट कर दो, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगा। ठीक है, इस कारण से किसी भी चीज़ को निर्यात करवाने के लिए सरकार कभी कभी जानबूझकर अवमूल्यन करती है। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है कि बाहर हमारा सामान जो है वो बाहर जाता है और हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा स्टेबल किया जाता है। ये सब देखो बहुत ही प्रोपोर्शनेट तरीका में किया जाता है। अगर थोड़ा भी इसमें गड़बड़ हुआ तो हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो और बर्बाद हो सकता है। इसलिए बहुत ही इसको अच्छे तरीके से किया जाता है और लिमिटेड मात्रा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? सर्विस टैक्स के उगाही का दायित्व किस पर होता है? किस पर होता है? ये होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पर। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, इसका नियंत्रण किसके पास होता है? किसके पास होता है? सभी जानते हो, सेबी के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा निर्मित नहीं है। ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, लैंडफॉर्म्स हैं। आपको ये बताना है कौन सा भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर के प्रोसेस से नहीं बनता है। तो ये कौन सा है? ये आपका फ्योर्ड। ठीक है, दंतुर तट। ये दंतुर तट क्या होता है? देखो ये जनरली ग्लेशियर्स वाले इलाके में बनते हैं। ठीक है,
बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ पिघलता है, ठीक है, और ये नैरो स्ट्रिप ऐसा बना देता है, ठीक है, दोनों तरफ से आपका पहाड़ रहेगा और बीच में एक सांकरा ऐसा रास्ता बन जाता है, ठीक है, नैरो स्ट्रिप, इसको हम लोग फ्योर्ड कहते हैं, ठीक है, जनरली ग्लेशियर्स में ये बनता है। तो और रेस्ट जो भी आपका यहाँ पे है, ये तीनों, ये सभी अंडरग्राउंड वाटर द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है, और इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक युग में राजा जो अपनी जनता से कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था बलि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किस चीज के बने हुए थे? किस चीज के? सोने के सिक्के। देखो सोने के सिक्के से मैंने बार बार बताया है, 3-4 चीजें। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए सोने के सिक्के को भारत में किसने चलाया, तो ये चलाया इंडो ग्रीक ने, ठीक है, यानी यूनानी, हिंद यूनान ने, ठीक है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए, ये था सबसे पहला, और सबसे अधिक सोने के सिक्के तो ये हो जाएगा गुप्तास, ठीक है, यानी गुप्त काल में। और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जलाए, तो ये हो जाएगा आपका कुषाण, ठीक है। ये तीनों चीजें क्लियर रहनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो जो भी चोलकालीन मंदिर है मैक्सिमम वह किस देवी या देवता को समर्पित है? किस देवी या देवता को समर्पित है? वह है शिव जी को, ठीक है। जितने भी चोलकालीन मंदिर हैं उसमें से मैक्सिमम सभी शिव जी को समर्पित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? अभी हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने वाईफाई कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है? यह है एयरटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, यही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ठीक है। मंत्रिपरिषद ये नहीं ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ये ला सकता है विश्वास प्रस्ताव। लेकिन अब आपसे ये पूछा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? जल्दी बताओ कहाँ किया जा सकता है? तो यह केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? आसान सा क्वेश्चन है, कब किया गया था? ये क्या गया था? देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1916 और 1917। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी बताओ? तो ये की गई थी 1917 में, ठीक है। और ये साबरमती आश्रम है कहाँ? तो ये गुजरात अहमदाबाद में है, ठीक है, साबरमती नदी के किनारे। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? इसके आर्किटेक्ट थे चार्ल्स कोरिए, ठीक है। कौन थे? चार्ल्स कोरिए। अच्छा, एक बात मैंने अभी आपको बोला कि 1917 और 1916 में कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखो हम सब ने पढ़ा है 1917, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये, और वहाँ पे 1917 ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, तो आपका आंसर 1916 सही होगा। क्यों? क्योंकि 1917 में ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है, कंप्लीट जो है ये हुआ 1917 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आसान सा क्वेश्चन है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो कितने तरह के आपातकाल हमारे संविधान में संविधान के तहत हो सकते हैं? तो टोटल 3 आपातकाल हैं, ठीक है। कौन कौन सा? 352, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल है जिसके तहत 3 आपातकाल हो सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और ये वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? अगर चीजों के मांग में कमी, ठीक है, या पूर्ति में वृद्धि, दोनों एक ही बात हुआ। अगर मांग में कमी हो रहा है, या आप मान लो यानी डिमांड में कमी हो रहा है और सप्लाई अधिक हो रहा है, ठीक है, अगर इस तरह के दोनों में से कोई कंडीशन हो तब क्या होता है? जल्दी बताओ। ऑप्शन थोड़ा लेंदी है इसलिए पढ़ो आराम से और आंसर करो। तो आपका सही आंसर है चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है, ठीक है। अगर मांग में कमी हो जाए या पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो दोनों कंडीशन में जो आपका सामान है उसका कीमत कम हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? जल्दी बताओ किसके पास है? तो ये है आरबीआई के पास, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। 1 रुपए का नोट और सिक्का ये कौन जारी करता है? तो ये किया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? ये संबंधित था दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड ये वर्ल्ड का सबसे, आप बोल सकते हो, बड़ा रिवॉल्यूशन था मिल्क के इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। इसको कब चलाया गया था? 1970 में। किसके द्वारा? NDDB, ये याद रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। भारत का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसको 1970 में चलाया गया था। और इसके प्रणेता कौन थे? वर्गीस कुरियन, ठीक है, जो अमूल कंपनी के मालिक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, कौन सा एक साधन है? यह है कृषि आयकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। तो पैम्पास कहाँ के चारागाह को कहा जाता है? कहाँ के चारागाह को कहा जाता है? यह है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, स्पेशली अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? पैम्पास। अगला क्वेश्चन है, महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपका, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है महाद्वीपीय शेल्फ। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर, आसान सा क्वेश्चन है। एनीमोमीटर को हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं पवन का वेग मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मारियाना खाई कहाँ स्थित है? मारियाना खाई या मारियाना ट्रेंच, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? पुनर्योजी शक्ति मतलब रिकंस्ट्रक्टिंग पावर, ठीक है। सबसे कम किन कोशिकाओं में होती है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यह है आपके मस्तिष्क कोशिकाओं में, ठीक है। मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, एक आलू कंद को 2 भाग में काटा गया। इसमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलय की कुछ बूंदें गिराई गई। इसमें से किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एक आलू को आपने 2 भाग में काट दिया, ठीक है, और एक भाग पे क्या किया? एक भाग का जो कटा हुआ सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस हुआ, इस पर आपने आयोडीन सॉल्यूशन गिराया कुछ बूंद। तो अब बताओ कलर में क्या चेंजेस आएगा? तो कलर में क्या चेंजेस आएगा? कलर हो जाएगा भूरे से नीला, ठीक है, भूरे से नीलाभ काला हो जाएगा, ठीक है, ब्लू ब्लैक टाइप से हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं? तो मानव हृदय में टोटल वाल्व सेट्स कितना होता है? देखो, ये जो पढ़ा लिखा है वो गलत कर सकता है, जो थोड़ा कम पढ़ा है वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो मानव हृदय जैसे ही देखेगा वो 4 मार देगा, ठीक है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ भी आपका आंसर 4 होता है, यहाँ भी आंसर अगर उसने 4 कर दिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, वाल्व पढ़ने वाले जनरली 2 ही वाल्व पढ़ते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी एक वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, और एक दोनों ऑरिकल के बीच में, जो कि गलत है, ठीक है। वाल्व भी 4 होते हैं। वो 4 वाल्व कौन कौन से हैं? वो 4 वाल्व आपका है मिट्रल, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और इस मिट्रल को हम लोग बाइकस्पिड भी बोलते हैं, ठीक है, और आपका होता है आयोटिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व, ठीक है। ये 4 तरह के वाल्व होते हैं, 4 जगह पे होते हैं। सारा तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ आप नाम जान लो, ठीक है। तो 4 तरह के वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर भी होता है, इसलिए दोनों में आंसर आपका 4 अगर आप मार देते हो तो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिकारक यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कौन उत्पन्न करता है? ये सिम्फोसाइट नहीं होगा, ये लिम्फोसाइट होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है, यानी WBC। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टार्च को माल्टोस में बदलना, ठीक है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से एक और एंजाइम है टाइलिन, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है
वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है, यानी किस बॉडी पार्ट को प्रभावित करता है? कौन सा बॉडी पार्ट है वो है श्वास संबंधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा माना जाता है? तो किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट जो है उसका वह सबसे अधिक है? इन चारों ऑप्शन में से किसका सबसे अधिक है? वो है जल का। ठीक है, जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? ये करते हैं सोनार का। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सोनार किस प्रॉपर्टी पर काम करता है? तो रेजोनेंस प्रॉपर्टी पर। यह भी आपको पता है कि यहाँ से साउंड भेजा जाता है और ये फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो किस धातु में सबसे अधिक विद्युत चालकता है? जो भी चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे अधिक विद्युत चालकता है चांदी का। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या होगा? द्रव्य उबलने लगेगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड का अगर उसका जो वेपर वाष्प है वो वायुमंडलीय वाष्प के बराबर हो जाए तो उबलने लगेगा। अच्छा देखो, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, एक केटली आपने लिया है, इसमें पानी आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है ना, इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण से ये आपको स्टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता तो ये आपको स्टेबल नजर नहीं आता, ये तो उड़ता इधर उधर उड़ने लगता है, ये नजर नहीं आता आपको। लेकिन ये आपको इस प्रेशर के कारण ही स्टेबल नजर आता है। अब आप क्या कर रहे हो, नीचे से हीट कर रहे हो, नीचे से हीट कर रहे हो मतलब इसमें भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये इसको इधर से पुश कर रहा है। अब जब तक ये प्रेशर ज़्यादा रहेगा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा वेपर प्रेशर से, तब तक क्या होगा, ये पानी उबल नहीं पाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हुआ तो पानी ऊपर उठने लगेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब कम हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लो, याद रह जाएगा अपने आप आपको। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? समुद्री खरपतवार में मेनली आपको बहुत अधिक मात्रा में आयोडीन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना, इसकी घोषणा कहाँ की गई है? इसकी घोषणा की गई है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल सही बैठा है? तो जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से एक तरफ से पढ़ो और ये बताओ किसका मिलान सही रूप से क्या हुआ है। तो किसका मिलान क्या हुआ है सही रूप से, देखते हैं। टिटनेस बीसीजी, क्या टिटनेस के लिए हम लोग बीसीजी का टीका लगाते हैं? बिल्कुल नहीं, बीसीजी का टीका टीबी में लगाया जाता है। क्षय रोग यानी टीबी एटीसी, तो टीबी अभी मैंने बताया, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। मलेरिया क्लोरोक्वीन, तो ये बिल्कुल सही है, मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन नामक दवाई ली जाती है। ठीक है, और स्कर्वी थायमीन, स्कर्वी थायमीन क्या है? विटामिन B1, और स्कर्वी होता है विटामिन C से, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस क्या है जल्दी बताओ। अश्रु गैस हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें होता है क्लोरीन। ठीक है, और उसका जो साइंटिफिक नाम है वो स्पेशली उसमें होता तो क्लोरीन है, पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अश्रु गैस का साइंटिफिक नाम क्या है? क्लोरो एसिटोफिनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP, अब जब भी कोई वेबसाइट लिखते हो तो उसके सामने आपको नजर आता है HTTP, तो इसका सही रूप क्या है? तो इसका सही फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो इस चार में से बताओ नवरत्न कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? यह है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। ठीक है, सेल एक नवरत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं हम लोग? विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, ये भी आप कमेंट में मुझे बताना। तो यहाँ पे है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
किस महिला को पहली बार दिया गया था? तो कौन है वो? वह है देविका रानी, और अभी अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से मेंडरिंग पास्टर्स ऑफ मेमोरीज, मेंडरिंग पास्टर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? मेंडरिंग पास्टर्स ऑफ मेमोरीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं शोभना नारायण। कौन है? शोभना नारायण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो लैंडलॉक्ड राज्य है, यानी उसमें समुद्री सीमा आपको नहीं मिलता है? ये कौन सा है? गुजरात है, गोवा है, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी है, तो राजस्थान आपका एक ऐसा राज्य है जहां पे कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचालन का क्या तात्पर्य है? मुक्त बाजार प्रचालन, इसमें क्या होता है? ओपन मार्केटिंग जो आरबीआई करती है, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें प्रतिभूतियों का व्यापार होता है, यानी जो भी शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स होते हैं, उसका व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में, यूपी लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आप सभी नाम इनका जान रहे हो, ये थे एक क्या थे? शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन यानी व्यक्तिगत रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? एक दिवसीय यानी ओडीआई में आपसे बात किया जा रहा है, सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यह है ब्रेन लारा के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलपट फिल्म क्या कौन सी थी? पहली बोलपट फिल्म, बोलपट मतलब बोलने वाली फिल्म, ठीक है, कौन सी थी भारत में पहली बोलपट फिल्म? ये थी आलम आरा, और पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो एक साइलेंट मूवी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और यह यूएन के 6 जो अंग हैं उसमें से एक है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। स्थापना से याद आया, कल मैंने आपको G7 के बारे में बताया था। ठीक है, वहाँ पे एक गलती हो गया था, G7 की स्थापना 1975 में हुई है, मैंने 85 बता दिया था। ठीक है, G7 की स्थापना 1975 में हुआ था, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन किन पुस्तकों से संबंधित हैं? जल्दी बताओ, आपको यहाँ पे 4 पुस्तक दिया हुआ है, कौन कौन सा? एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, भागवत गीता, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, और चौथा है आपका हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन किन पुस्तकों से संबंधित हैं? तो डॉक्टर राधाकृष्णन केवल 1 और 4 से संबंधित है, यानी एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और चौथा है आपका हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इन दोनों से डॉक्टर एस राधाकृष्णन संबंधित हैं। और अगला है बुक आपका भागवत गीता। तो भागवत गीता किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, यहाँ से एक और बुक है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है गीता रहस्य। ठीक है, या भागवत गीता रहस्य, ये बुक लिखा गया है तिलक के द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है। और अगला बुक है आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो चारों बुक आपको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, नारा जस्ट डू इट। नारा, ये आपका 100th क्वेश्चन है। ठीक है, नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? नारा जस्ट डू इट, जल्दी बताओ किससे संबंधित है? ये संबंधित है नाइक से। नाइक कंपनी आप जान रहे हो। ठीक है, इससे संबंधित है ये नारा जस्ट डू इट। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको कोई सेट्स अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है सेट में कहाँ से क्वेश्चन, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इजी या टफ, आपको वो सब दिमाग में नहीं रखना है। कभी आपका सेट इजी भी आएगा, कभी टफ भी आएगा, कभी ज़्यादा टफ आएगा, कभी ज़्यादा इजी आएगा। मेरा एक ही मोटिव है कि जितने भी क्वेश्चंस
हो सकते हैं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आप पर डे कर रहे हो, ये कम क्वेश्चंस नहीं होता है। तो आप क्वेश्चंस लगाते जाओ और जिस तरह का भी सेट आता है आपको देते जाना है, ठीक है। एग्जाम तक अगर आप रेगुलरली करते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम में डायरेक्टली इन्हीं सब सेट से देखोगे। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।